दोस्तों कहते हैं कि बिना असफलताओं का स्वाद चखे सफलता का मज़ा नहीं आता है, और ऐसे ही कुछ बातें इस फार्म के साथ जुड़ी हुई हैं जो आगे आपको पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बकरी पालन की शानदार जानकारी आप सभी को मिलने वाली है। आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी ऐसी जानकारी हैं जो आपको अभी मिलेगी, जिससे आप बकरी पालन व्यवसाय में अगर उस चीज़ों को अपनाते हैं तो सही तरीके से आप बकरी पालन व्यवसाय को कर सकते हैं। साथ ही मैं बता दूं कि यहाँ जो फार्म का संचालन कर रहे हैं पेशे से सरकारी शिक्षक हैं, और फार्म का पूरा देख रेख जो है उनके एक भाई हैं जो बोल नहीं सकते हैं वो करते हैं, और साथ ही जो उनके एक चाचा हैं वो करते हैं। तमाम अभी आप आगे अभी आप वीडियो देखकर बहुत ही आपको मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही ये चीज़ आपको पता चलेगा कि अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो उसके लिए परिवार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। मैं बता दूं यहाँ जो फार्मिंग हो रही है मिक्स ब्रीड पे फार्मिंग हो रही है। कहें तो हमारा जो बिहार का देसी नस्ल है ब्लैक बंगाल, उस पर काम हो रहा है, बरबरी पे है और कुछ अन्य नस्लें हैं। साथ ही आपको दिखा, इधर आप देखिए, अभी ये जो ब्लैक बंगाल है काफ़ी अच्छी फ्रेम में ब्लैक बंगाल है, और ऐसी ऐसी ब्लैक बंगाल जो है वो आसपास के गांवों से खरीद करके लाए हैं। कहने का मतलब है कि इस वीडियो से आप ये भी सीख सकते हैं कि बकरी पालन की जब आप शुरुआत करें तो उसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है, और हड़बड़ाहट में काम नहीं करना है, पूंजी का खास ख्याल रखना है। और ऐसी ऐसी ब्लैक बंगाल बकरियां जो हैं वो 2500-3000 रुपये में लाए हैं, और मैं एक एक करके सब दिखाऊंगा अभी आपको वीडियो में कि कैसी कितनी अच्छी अच्छी क्वालिटी की ब्लैक बंगाल जो है ये लाए हैं, और महज 2500 रुपये में, 2000 रुपये में, 3000 रुपये में। तो कितना बकरी है, कब से ये फार्मिंग कर रहे हैं, तमाम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी अभी आगे वीडियो में मिलेगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, हर शब्द में आप हर शब्द से बहुत कुछ इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अपना पूरा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम अजय यादव हुआ, महनार वैशाली के गांव में बसता हूं, और पेशे से मैं मूल रूप से सरकारी टीचर हूं। प्रोफेशन मेरा शिक्षण का है। सर तो ये बताइए, टीचर हैं, सरकारी शिक्षक हैं, तो सबसे पहला सवाल कि सरकारी शिक्षक हैं, ठीक ठाक है, सरकारी नौकरी लोग चाहते हैं, उसके साथ आप बकरी पालन का काम कर लिए, और दूसरी बात कि अगर जब ऑफिस जाते हैं तो इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि जब आप सरकारी शिक्षक थे तो बकरी पालन क्यों किए? बकरी पालन करने का उद्देश्य ये था कि हम सरकारी शिक्षक हैं, हमारे एक छोटे से चाचा हैं, एक दो और लोग हैं परिवार में जो अन्य काम को वो नहीं कर पाएंगे, एक गूंगा भाई है। तो हमने सोचा कि भाई हम तो कर लेंगे, हमारा काम तो चल जाएगा। और जब हम ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाते हैं तो हमारे जो बच्चे सब थे वो कहते हैं सर बहुत हम काम क्या करें क्या न करें। तो हमको लगा कि हम लोग जिस एरिया से आते हैं वो किसान के एरिया है, तो क्यों ना उसके बाप दादे के संपत्ति संसाधनों को का इस्तेमाल करते हुए उन बच्चों को भी बेरोजगार से दूर रखा जाए, बेरोजगारी से दूर रखा जाए। और इसी उद्देश्य से तो पहले तो भाई जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी बच्चे को कहेंगे तुम गौट फार्मिंग कर दो तो वो अपने आप को तौहीन से समझेगा, सर हमको पढ़ा रहे हैं कहते बकरी पालने के लिए। तो फिर हमको लगा कि नहीं भाई, जब हम खुद करेंगे पहले खुद करेंगे तब कहेंगे तो उसको लगेगा कि सर तो खुद कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं, कोई उसको अतिशयोक्ति नहीं लगेगी। तो दोस्तों काफी अच्छी सोच है, और इनसे बहुत लोगों को सीखने की जरूरत है कि पहले खुद करेंगे फिर लोगों को मोटिवेट करेंगे। और बिहार में अगर बात करें दोस्तों तो रोजगार की दिक्कत तो है ही, तो उस स्थिति में जो है आप बकरी पालन को जो है एक स्वरोजगार का माध्यम बना सकते हैं। सर और दूसरा सवाल जो आता है ये कि जैसे आप यहाँ अभी हैं तो जब आ गए स्कूल से तब तो ठीक है, लेकिन जब आप स्कूल में रहते हैं तो इनका देखभाल कैसे होता है, कैसे इनको खिलाने पिलाने की क्या व्यवस्था होती है वो बताइए। आशुतोष बाबू आपको साफ साफ बताएं कि हम जब सुबह इस बारे में प्रवेश करते हैं तो इसके स्वास्थ्य से लेकर के इसके भोजन पानी का निरीक्षण पूर्णतः कर लेते हैं। जब कर लेते हैं तो उसके बाद जो हमसे बन पड़ा वो काम हम अपने टाइम में कर लेते हैं। अगर हमको समय नहीं बचा तो उसमें हमारे जो अन्य लोग हैं, जैसे चाचा बताया, जो दूसरे काम के लायक नहीं है, एक गूंगा भाई है जो केवल पशुपालन ही कर सकता है, तो उसको समझा देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर दवा देनी है, अगर
मान लीजिए किसी को दाना ही देना है तो कितना देना है, ये सब बता करके तब हम जाते हैं और वो सब कर धर के रखता है। फिर जब आते हैं तो फिर हम देखते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो कमी बेसी रह जाती है उसको हम खुद करते हैं। और परिवार के अन्य लोगों का भी सहयोग रहता है कि अगर हम ना भी हैं, मान लीजिए कि अब सरकारी जॉब में है तो किसी सरकारी काम से कहीं बाहर आना जाना भी रहता है, कभी हाजीपुर निकल गए, किसी मीटिंग में निकल गए, और मूल रूप से हम शिक्षक में एक समन्वयक के रूप में काम किया करते थे। तो 10-12 विद्यालयों का हमारे पास जिम्मा रहता था, तो उसका केवल निरीक्षण वगैरह भी करना रहता था, सब कुछ करते हुए। और इन चीज़ों को हम अच्छे से, चूंकि सबका समय बांट के रखे हैं, कोई समय कोई एक दूसरे पर हावी नहीं हो पाता है, और बिल्कुल एक यूं कहिए कि बिल्कुल एक ट्रेन के इंजन की तरह समय निर्धारित है, और एक गाड़ी लगी हुई है उसको मंजिल तक पहुंचा देना है, फिर दूसरे में ज्वाइन कर जाना है, और फिर जब उसको फिर गंतव्य तक पहुंचा देना है। तो इन्हीं जीवन शैली के साथ हम जी रहे हैं और हमको कुछ खूब आनंद आ रहा है। होता यह है कि हम इसके पहले से भी शौकीन रहे हैं। पहले गाय पाला करते थे, तो गाय पाला करते थे तो इसको हमको बहुत अच्छा लगता था। लगने के बाद कुछ और लोग मिले कि भाई आप गाय नहीं संभाल सकते हैं, जॉब में है तो गाय कैसे संभालिएगा, इसलिए फिर आप बकरी को कीजिए। तब बकरी को हमको लगा कि नहीं, ये अच्छा काम है, इसको किया जा सकता है। ऐसे अमूमन हमारे गांव में ज़्यादातर वैष्णव लोग हैं, इसको काफ़ी नेगेटिविटी का प्रचार करते रहते हैं, कबीरदास का प्रचार कर करके। लेकिन जब हम कभी मौका लगता है हमको, एक गोष्ठी में, ग्रामीण गोष्ठी में जब हमको मौका लगता है, तो इन बातों को हम लोग साफ करते हैं कि आप इन बातों को, कभी कबीरदास ने नहीं कहा कि आप बकरी पालन नहीं करें, कभी ये नहीं कहा कि आप अपना जीविकोपार्जन नहीं करें, हाँ आप किसी पर अत्याचार न करें, ये बात सबको भाती है, हमारे महापुरुषों ने भी कहा है। और जहाँ तक बात है जे काम करना, तो काम कोई बुरा नहीं होता है मेरे समझ से, और कोई काम छोटा नहीं होता है। काम को करने की जरूरत है। बहुत नजदीक से बहुत छोटे काम करने वाले बहुत ऊंचाई तक चले गए, और बहुत बड़े काम करने वाले नीचे तक चले गए, जिसका आता पता नहीं है। इसलिए हम इन बातों पर इत्तेफाक नहीं रखते। सर, अब बात करते हैं कि जो आपके पास अभी जानवर हैं टोटल, तो लगभग टोटल कितने जानवर हैं अभी आपके पास? हमारे पास अभी 16 जानवर हैं। इसमें चूंकि जानवर और रहते, लेकिन अभी हम ये संक्रमण हो गया था, इसके चलते अब इसका परचेजिंग रोक दिए हैं। 1-2 अलॉट खरीद के छोड़ा हुआ है, जो अभी यहाँ बारे पर नहीं लाए हैं, और हमको लगता है कि आफ्टर सितंबर हम लाएंगे उसको। और ये इसको कई ब्रीडों पर हमको काम करने की योजना है। ये फॉर्म को एलिवेशन करने की ज़रूरत है, इस पर काम चल रहा है। जब ये काम पूरा हो जाएगा हम जानवर बढ़ाएंगे। अभी आप बातचीत के क्रम में ही बताया कि संक्रमण हुआ था कुछ, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए। बताऊं ये आपको कि एक समय का ये दौर कहिए हमको, कि स्टार्टिंग समय में ही हमने बकरियों को पहले यहाँ से खरीद लिया था, गाँव घूम करके। वो बकरियां ठीक ठाक थी। बाहर से आने वाली बकरियों में बड़े नस्ल की खरीदारी के लिए हम गए, उसमें एक बकरियां संक्रमित थी जिसको हम नहीं देख पाए, और बकरियां शाम में आई तो शाम में सब एक घुल मिल गई सबके साथ, और पूरा बाड़ा संक्रमित हो गया। संक्रमण के बाद हमने एकदम आनन फानन में देखा कि इसका मदद क्या होगा, कैसे होगा। तो यूट्यूब पर उमेश बाबू का हम मुरीद हैं, उनके वीडियो को खूब पूरे शिद्दत के साथ रात में दिन में जब मर्जी जब समय मिला देखते थे। तो हम उनसे उसी में उनके डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर था, जिससे उनको हमने फ़ोन किया, और फ़ोन करने के बाद काफ़ी उनसे मदद मिली हमको। और उन्होंने हमको जो जिस तरह से हमको बताया कि भाई हमको जो यहाँ गांव के लोग बिल्कुल ये कर दिए थे कि अब आपका बाड़ा में एक भी जानवर नहीं बचेगा, PPR हो गया है, सब के सब मर जाएंगे। लेकिन जब हमने उमेश बाबू से बात किया तो उन्होंने कहा कि आप धैर्य रखिए, बिल्कुल PPR से आप उभरेंगे, और अपना पेशेंस नहीं खोना है। आप जो हम इलाज बता रहे हैं उसका इलाज करें। जब हमने उनके बताए इलाज किया तो कल होकर के हमको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिखा, हिम्मत बढ़ने के बाद लगा कि और करना चाहिए। करते करते बिल्कुल जैसा कि उन्होंने भी बताया था हमको कि देखिए, मेमनों पर बहुत नहीं कहा जा सकता है, मेमना बचाना बड़ा कठिन काम है, टफ काम है, लेकिन आपकी बकरियां सुरक्षित हो जाएगी, इतनी दवा आप हमको बता देते हैं। उन्होंने वो दवा बताई, हमारी बकरियां सुरक्षित रह गई, कुछ मेमने मर गए। मरने के बाद फिर हम उसका ये किए, आज सबके सब सुरक्षित है। कितने मेमने मरे थे उस समय? 7 मेमने मर गए हमारे। फिर जब मर गए तो लोगों ने कहा, तरह तरह का तंज कसा,
आते हुए कौन मार साहब कौन काम उठा लिए हैं। एक दो हमारे डॉक्टर थे वो इलाज करना बंद कर दिए कि कहाँ कहाँ से आप पैसा दीजिएगा, बिना मतलब के काम करते हैं, छोड़िए मरने दीजिए इसको। फिर हमने कहा कि नहीं, सात जिसका मरता है वो बहुत आगे सफल होता है। तो देवकी की 7 बेटियां बेटे मर गए तो एक कृष्ण पैदा हुआ तो सबको जग में नाम कर दिया। तो हम इस विचारधारा के लोग थे और कभी हमको भी ये लगा, हम एक चीज देखे कि भाई ये कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और इस कोशिश में अगर ये बाधा के डर से अगर हम अपना पग पीछे हटा लें तो ये कोई मर्दानगी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, जो बात आप बता रहे हैं कि उमेश सर से बात हुई, और तो क्या ट्रेनिंग लिए हैं आप या बगैर ट्रेनिंग? नहीं, हम उमेश सर से ट्रेनिंग नहीं लिए हैं। हम उनका वीडियो देखा करते थे, उनसे काफी मोटिवेटेड थे, उनसे काफी हम लगाव जैसा दिख रहा था। हमको लगा कि इस दौर में हम जैसे अपने मित्र थे, हमारे वैशाली जिले में एक डॉक्टर थे जिनका ट्रांसफर हो गया था, हमने उनसे मदद मांगी तो उन्होंने डीएचओ का नंबर दे दिया, लेकिन अपने मदद करने का शिद्दत नहीं उठाया। लेकिन जब हमको लगा, इनकी बात से लगा, ये बार बार किसानों का जिक्र करते हैं, सबके रहनुमा बताते हैं, मददगार बताते हैं, तो हमको भी ऐसा विश्वास जगा कि ये हमारी मदद भी करेंगे। तब इस विश्वास के साथ हम उसका डिस्क्रिप्शन से नंबर लेकर के सर को फोन किए और बात करने के बाद जैसा हमको दिखा, जैसा हमको लगा था, उससे कहीं बढ़ करके हमारी मदद हुई। और उनके द्वारा एकदम बिल्कुल ये क्या कहें, एकदम मित्र के तरह व्यवहार हुआ और सबका एक न पल पल का रिपोर्ट लेकर के, और उन्होंने एक दवा हमको बताया, दवा बताने के बाद वो उससे हम उभरे। दोस्तों, तो आप अभी सर की बातों को सुने होंगे। देखिए, हमेशा से ये अभी जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उमेश सर फोन नहीं उठाते हैं, और ये ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, और उस स्थिति में इनको हेल्प मिला और पीपीआर जैसे जो भयानक बीमारी होती है इस पे इन्होंने विजय प्राप्त की। और ये जो आप देख रहे हैं सर, इसी के बारे में आप कह रहे हैं। ये पीपीआर से काफी इन्फेक्टेड था, इंस्पेक्शन हुआ, बच्चा आया था। ये बच्चा सेकेंड बार यहाँ मेरे यहाँ आकर के इंस्पेक्शन में आया था। ये बच्चा 15 दिन कंप्लीट सोया रहा, सोए पैखाना करता था, सोए खाना खाता था और बिल्कुल ही मरणासन तुल्य था। और उन्हीं की दवा बताने के साथ उसको रखे थे। और ये नहीं, ये बच्चा वहाँ से संक्रमित होकर के आया था। अच्छा, ये आया था, ये समूह में फैलाया था। और बिल्कुल ये मुंह नहीं बंद कर रहा था, बिल्कुल कुत्ते की तरह हाँफ रहा था। और हम लोगों को पता नहीं था, हमारे जो लोकल डॉक्टर थे वो इनमें एफएमडी बताए और उस नजरिए से उसका इलाज हुआ। दवा काम नहीं कर रहा था। फिर धीरे धीरे जब उनसे उमेश सर से हमने संपर्क साधा, तब इसकी मुकम्मल जानकारी हुई और इसका इलाज हो सका और तब हम इसको बचा पाए। बिल्कुल दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं। और अभी बातचीत के क्रम में सर बहुत सारी बातें उमेश सर के बारे में बता रहे थे कि गरीबों के रहनुमा है और तमाम ऐसी बातें। हालांकि ऐसी बातें हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये बात है कि देखिए, समाज में जो है हमेशा से दुष्प्रचार करने वालों का अनुपात ज्यादा रहा है बनिस्बत अनुपात करने वालों के। और यही रेशियो जो 60-40 का है, 40% लोग समाज में सही और 60% जो लोग हैं वही समाज को बदनाम करते हैं। तो इसी कारण जो ये रेशियो हमेशा से बना रहेगा, पहले भी था, आज भी है और आगे भी चलता रहेगा। और ये 60-40 के बिहाफ में ही ये जो अभी जीवन जो है दोस्तों वो चल रहा है। सर, इसका खिलाने पिलाने का क्या व्यवस्था आपके पास है? ये देख, जो आप सामने दिख रहे हैं, इससे पहले हम एक टाइम गेहूं का चारा, गेहूं का भूसा और उसमें कुछ भिगोया हुआ अनाज वगैरह, थोड़ा मोहित अनाज दे देते हैं। और एक टाइम में दलहनी चारा और उसमें सूखा अनाज। ये भी आपके भाई ही हुए ना? हाँ, ये भाई है, गूंगा है, बोल नहीं पाते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितना तन्मयता से जो है ये काम कर रहे हैं। बोल नहीं सकते हैं बेचारे। और जब मास्टर साहब नहीं रहते हैं तो ये हुए और इनके एक चाचा हुए, दोनों कोई जो है हुए इनके मास्टर साहब के भाई हैं और ये इनके चाचा हुए। और यही लोग जो यहाँ देख रेख करते हैं सर, जब आप नहीं रहते तो। ये दोनों व्यक्ति में 2 खूबियां हैं। ये बोल सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन कद काठी इतना छोटा है कि ये चारा नहीं ला सकते, कुछ काम नहीं कर सकते। तो ये हम एक कहावत है, अंग्रेजी की किताब में एक कहावत थी कि मुखिया जी के घर भोज था, तो उस भोज में एक अंधे और एक लंगड़े की साजी हो गई, जो उनको भी लगा कि हम भोजन करने मुखिया जी के यहाँ जाए। तो दोनों ने कहा कि सभी गांव के लोग तो चले गए, हम कैसे जाएंगे। तो अंधे ने लंगड़े से कहा, एक काम करो, तुम आंखें दिखाओ, हम हमारे कंधे पर चढ़ जाओ, हमारे पैर से तुम चलो और तुम रास्ता दिखाना। वही हाल कमोबेश मेरा ही है कि ये हमारा भाई गूंगा है, ये सुन नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, इसको कोई अन्य काम में सिंगल लगा नहीं सकते हैं। और ये हमारे चाचा कद काठी के छोटे हैं। तो इन दोनों की जुगलबंदी से हम इस फॉर्म का सफल संचालन कर पाते हैं। दोस्तों, काफी अच्छी बात इन्होंने बताई है और दिल छूने वाली बात है। आप समझ सकते हैं, काफी बड़ी बात बहुत कम समय में इन्होंने कही है।
तो ऐसे करके परिवार का सपोर्ट होता है, और जब आपका परिवार जो है आपको अगर सपोर्ट करने लगे, पूरा सहयोग अगर परिवार का हो, तो निसंदेह कितना बड़ा भी काम क्यों ना आप करें, उसमें सफल होना आपका निश्चित है। जैसा कि सर शिक्षक हैं, तो शिक्षक के सारी क्वालिटी जो है इनके अंदर है। काफी कम शब्दों में जो है चीजों को विस्तृत रूप से इन्होंने रखा है। सर, अभी आप जैसे बातचीत के क्रम में बता रहे थे कि ब्लैक बंगाल के बारे में, और आपने बताया कि 5-5 हजार रुपए में जो है 2-2 ब्लैक बंगाल आप लाए हैं, तो वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जैसा कि आपको बताएं, ये एक इसकी पटिया लेके आओ, ये एक बकरी है। इसके पैसे किसान को हमने नहीं दिया है। ये हम इसके यहाँ गए थे देखने के लिए, बकरी काफी पसंद आ गई, और ये उसका बच्चा है, और ये उसका बच्चा है। दोनों ये ब्रीडिंग के लिए तैयार है। एक बार गर्म हुआ है, लेकिन अभी हमने इसको ये नहीं किया है। नहीं, अभी करना भी नहीं है इसको, चूंकि हमने देखा कि और इसको तैयार होने देते हैं। और ये बकरी है, वो आते आते हमारे यहाँ कंसीव कर गए। चूंकि हम जब तक गए स्कूल, तब तक वो क्रॉस कर दिया, तोतापरी से क्रॉस कर दिया। हम इसको नहीं कराना चाहते थे, आफ्टर डिवार्मिंग वगैरह करना चाहते थे, लेकिन तब तक तो हो गया। चलिए, उसके बाद फिर उसका डिवार्मिंग किए हैं। तो ये कम में भी दे सकता था, लेकिन हमने कहा चलो भाई, किसान बहुत मेहनत करता है, और हमको लगा कि बहुत ज्यादा कम हो रहा है। वो 5,000 में ये दोनों बकरियां हमको मिली है। और दोनों, उसके बारे में अगर आपको बताऊं तो इसको पहले से हम देखा करते थे। इसका ऑर्डर पहले ब्यात में इस तरह के ऑर्डर और इस तरह के ये माट का बकरी बहुत कम मिलता है, और इतने दूध का कम मिलता है। इसको पहले ब्यात में 1.25 किलो से ऊपर दूध हो रहा था। हम जाकर के वहाँ देखे थे, तो वो कुछ दिन रखने के बाद कहा कि सर जी ले जाइए आप बकरी, फिर दे दिया हमको। बिल्कुल। ये जो दूसरा ब्लैक बंगाल है, ये बकरी, इसको हमने जब खरीद करके लाया तो ये 2.5 किलो के 2 से 2.5 किलो तक दूध देती थी। ये दूध देने के बाद बिल्कुल बहुत बड़े साइज में थी, लेकिन जब वो PPR का संक्रमण हुआ तो बीमार पड़ गई, और धीरे धीरे दूध कम कर दिया, बंद हो गया। इसका दूध हम काफी अपने पिताजी को भी पिलाते थे, और उससे उनका ये होता था। तब जा करके और एक ब्लैक बंगाल आपको बताता हूँ कि 4 बच्चों का एक था। ये देखिए, इसको देखिए, ये इसके 4 बच्चे थे। तो 4 बच्चे थे। इसके PPR से संक्रमण के बाद 3 बच्चे इसके मर गए, एक बच्चा अभी बाकी है ये। और इसका जो भरण पोषण नहीं हो पाता था, जो इसका भरपाई इन्हीं लोगों से करते थे हम, इसी के दूध से इनके बच्चों को देखते थे। ये स्थिति है। देखिए, फिर दूसरा ब्लैक बंगाल ये जोड़ी है। ये जोड़ी देखिए, जब इसको खरीदने के लिए गए तो इसको अच्छा लगा हमको। लगने के बाद इसको खरीदना कहे जा भाई दे दो हमको। तो जब वो देने के लिए तैयार हुआ तो थोड़ा पैसा पहले से मांग रहा था, और हमारे मन में भी था कि भाई किसान मेहनत से पोसता है, तो इसको क्यों ना वाजिब पैसे दिए जाए। और कहीं पैसा जा नहीं रहा है, क्योंकि हम किसान के बेटे हैं, किसान के दर्द को अच्छी तरह समझते हैं। जी। और इस दोनों बकरियों को आप देखें तो आपको हम तुलनात्मक रूप से ये बता दें कि हमने बड़े ब्रीड के ट्रेडर से भी कुछ माल लिए हैं। उस अनुपात में बिल्कुल ना के रेट में ये पैसे ये मिल रहा है। आप ये दोनों बकरियों का वेट देखिए, 30 किलो से कम कोई नहीं है। और हमने इसको 5,000 में खरीदा है। 5,000 में खरीदा है, और 5,000 में खरीदने के बाद उसको तोल मोल करते तो कुछ कम में भी दे सकता था। बिल्कुल। लेकिन हमको लगा कि बिल्कुल नाइंसाफी हो जाएगी किसान के साथ, तो बिल्कुल हमने इसको खरीद करके ले आया। और आपको भी कहेंगे, चाहे जिन बंधुओं को ये फार्मिंग करना है उनको कहेंगे कि आप जो इस ब्लैक बंगाल में 2,000 से 1,500 से अच्छे बच्चा का 2,000-1,500 से स्टार्ट होकर के आप 3 से 4,000 में सबसे अच्छी बकरी खरीद सकते क्वालिटी का मिल जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस ब्लैक बंगाल को देखिए, इस तरह की बकरियां बहुत कम मिलती है, और इतने दूध की भी कम मिलती है। 2-2.5 लीटर दूध है इसके पास, और ये बकरियां हम 3500 में लाए हैं। जबकि उसको 3,000 में खरीदा जा सकता था। फिर हम कहा नहीं, 500 ज्यादा दो इसको। पसंद आ गया, हम कहे इसको ज्यादा दो, और ज्यादा दे करके ये बकरियों को ले आए हैं। तो दोस्तों देखिए कितना अच्छा बात बताए कि ऐसे करके थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। कई बार जो है आप मेहनत के डर से, बकरी पालन जब आप कर रहे हैं तो मेहनत से कभी डरिए मत। कई बार बकरी पालन में जब आप उतरने की सोचते हैं तो मेहनत के डर से आप सोचते हैं कि एक ही जगह से हम बल्क में खरीद लें, और क्वालिटी का जानवर नहीं मिल पाता है, काफी ऊंचे कीमत में आपको जानवर मिलता है। तो जब आप ब्लैक बंगाल की फार्मिंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए। अरे थोड़ा 5-6 महीने बाद ही हमारी फार्मिंग शुरू होगी, थोड़ा सा घूमेंगे, थोड़ा सा वैसे ग्रामीण इलाकों को चिन्हित करेंगे, और वहां से ऐसे शानदार क्वालिटी की ब्लैक बंगाल लाएंगे। 3500 में सर कह रहे हैं, 3500 क्या 4,000 रुपए में भी अगर इस तरह के बकरी को आप लाएंगे तो फार्म आपका अच्छे तरीके से चलेगा, क्योंकि मल्टी किडिंग ये भी है, और जैसा कि बता रहे हैं सर कि दूध का क्वालिटी भी इसमें अच्छा है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। दूध की काफी क्वालिटी अच्छी है। अमूमन ब्लैक बंगाल में इतना दूध का नहीं होता है, लेकिन काफी अच्छी है।
और आपको और बता दें कि वो 4-4 बच्चा जनने वाली बकरी जी। जो आप उसका देख रहे हैं, इस तरह का और इस तरह से साल में 2 बार ब्याह जाने वाली बकरी, ये हमारे बगल के ही है, इसलिए इसका हिस्ट्री जानता हूँ। जी जी। तो बिल्कुल इसके और 3 महीना 3.5 महीना में यह मेरे यहाँ गाभिन हो गई। तो अब उसको क्या चाहिए? बिल्कुल हमको बिल्कुल कहीं पालना ही नहीं पड़ रहा है। जी जी। अब तो वो तैयार होने की स्थिति में है। जी जी। अगर वो उसके बच्चे मर ही गए तो मेरा क्या जा रहा है? बिल्कुल ये रिटर्निंग के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए और अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों ये थे अजय जी, हालांकि सर मैं कहूँगा काफी अच्छे से चीजों को एक्सप्लोर करके इन्होंने बताया, और आने वाले समय में मैं सर फिर लौट के आऊंगा और इस फार्म का मैं अपडेट दूंगा, ताकि आप बहुत अच्छे से काम को कर रहे हैं। इसी तरह हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप फार्म को अच्छे तरीके से चलाएं और आने वाले समय में ये फार्म जो है अच्छे स्केल पे पहुंचे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और दोस्तों आने वाले समय में इस फार्म का अपडेट मिलेगा, और ऐसे किसान जो होंगे जहां से आपको बहुत कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी, और वहां से अगर आप इन तरीकों को सीखकर गॉट फार्मिंग में अगर आप उतरते हैं और गॉट फार्मिंग बिजनेस करना चाहते हैं, तो निसंदेह बकरी पालन कभी आपके लिए नुकसान का सौदा साबित नहीं होगा। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रहेगा या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं दूंगा। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।